दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और बैंक को उस 10 लाख के एवज में आप ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ 300 रुपये दे पाऊंगा और आप मेरा अकाउंट को सेटल करें। क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है कि 10 लाख रुपए के कर्जे को जो बैंक से लिया गया है उसे उसे केवल 300 रुपये में सेटल किया जा सके? नहीं। लेकिन आज के टाइम में एसएल ग्रुप, जो कि जी बिजनेस, जी टीवी, जी न्यूज, जी सिनेमा, जो जी ग्रुप है, एंटरटेनमेंट ग्रुप है, उसके कंपनी के मालिक यानी सुभाष चंद्रा, उनका 22,000 करोड़ का एक एनसीएलटी में केस चल रहा था। उसे कोर्ट ने 6.5 करोड़ रुपए में सेटल किया। हाँ जी, आपने सही सुना, 22,000 करोड़ का कर्जा 6.50 यानी 6.5 करोड़ में सेटल किया गया है। अब समझते हैं इसमें कानूनी बारीकियां। अब इसमें समझते हैं कि ये हुआ कैसे। अब इसमें ये समझते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति जिनके पास इतना खुद का बड़ा नेटवर्थ है, तो ये हुआ कैसे। अब ये समझने की कोशिश करते ये केस कैसे हुआ। तो पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसकी शुरुआत इस प्रकार से करते हैं कि सुभाष चंद्रा जी की एक कंपनी है विवेक इंफ्राकॉन। अब विवेक इंफ्राकॉन में सुभाष चंद्रा जी ने 170 करोड़ का लोन इंडिया बुल्स हाउसिंग से लिया था। अब ये जिसके गारंटर सुभाष चंद्रा जी खुद थे, क्योंकि इस कंपनी के वो डायरेक्टर भी थे और इसके गारंटर भी सुभाष चंद्रा जी खुद थे। अब इस लोन को नहीं चुका पाने के कारण इंडिया बुल्स ने क्या किया कि एनसीएलटी में एक केस दायर किया सुभाष चंद्रा जी के अगेंस्ट में, कारण क्योंकि वो भी एक गारंटर थे। तो गारंटर होने के नाते उनके अगेंस्ट में 170 करोड़ की रिकवरी का केस किया गया एनसीएलटी में। अब जैसे ही ये 170 करोड़ का केस एनसीएलटी में फाइल किया गया, वैसे ही सुभाष चंद्रा जी अपनी जिन जिन कंपनियों के लिए उन्होंने गारंटी लिया हुआ था, उस कंपनी के जितने भी लेनदार थे उन्होंने भी केस फाइल कर दिया। और उस केस फाइल करने में टोटल 23 कंपनियों का नाम आया, 23 लोगों का, यानी 23 कंपनियों का नाम आया जिन्होंने केस फाइल किया। और ये अमाउंट तकरीबन 22,006 करोड़ का बना। अब टोटल केस के 170 करोड़ से चला हुआ मामला, जिसमें कि सुभाष चंद्रा जी गारंटर थे, वो धीरे धीरे उनके जितने भी लिए हुए लोन थे जिसमें वो गारंटर थे वो सारे फाइल हो गए, जिसमें कि टोटल 23 पाने वाले थे। अब इसका वैल्यू हो गया था 22,006 करोड़ रुपए। अब इस केस के डिसीजन के टाइम में ये देखा गया कि सुभाष चंद्रा जी की जो टोटल संपत्ति ऑर्डर के टाइम में, डिसीजन के टाइम में 32 करोड़ रुपए मिला, जबकि आज से यानी ऑर्डर से 2 साल पहले सुभाष चंद्रा जी की खुद की पर्सनल नेटवर्थ 40,000 करोड़ का हुआ करता था। वो आज के टाइम में यानी ऑर्डर के टाइम में केवल 32 करोड़ रह गया। अब आप ये सोचिए कि ये जो गैप है, ये डिफरेंसेस, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े करता है। 40,000 से 32 करोड़ का, क्या इसमें सरकार और एजेंसियों को जांच नहीं करनी चाहिए? हालांकि ये एक दूसरा मैटर है। अब पहले कानूनी बातों पर आते हैं। जब अमाउंट निकल के आया 32 करोड़, इस 32 करोड़ में 25 करोड़ का तो केवल इनका मकान निकला, 25 करोड़ का, और जो बैलेंस अमाउंट बचा 32 में से अगर 25 को माइनस करें तो बैलेंस अमाउंट बचता है तकरीबन 6.5 करोड़ का। इसी 6.5 करोड़ के लिए बोला गया कि आप लोग ये देखिए कि जो गारंटर थे उनके पास तो 6.5 करोड़ है, आप लोग आपस में वोटिंग कीजिए, क्योंकि एनसीएलटी के अनुसार यानी इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वोटिंग करवाया जाता है और वोटिंग के परसेंटेज 75% से ऊपर होने चाहिए। और जो भी फैसला आएगा वोटिंग के आधार पर, उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कि वोटिंग किस तरफ से यानी सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि 80% का वोटिंग हो गया,
इस फेवर में कि हाँ जी हम 6.5 करोड़ में आपस में बंटवारा कर लेंगे, लेकिन जो 20% का जो वोटिंग है उसमें जैसे कि इंडिया बुल्स, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, एक बैंक है RBL बैंक, इस तरह के बैंकों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं जी ये वोटिंग सही नहीं है। अब उनके ऑब्जेक्शन क्या थे? उनके ऑब्जेक्शन ये थे कि कानून के अनुसार जिस कंपनी का रिलेशन या संबंध सुभाष चंद्रा जी से होगा, यानी जो लेने वाली कंपनी है, जो टोटल 23 कंपनियां थी, उस 23 कंपनियों में कई ऐसी कंपनी थी जिन्होंने वोट किया 80% के लिए, उसमें से कई ऐसी कंपनियां थी जिस कंपनी के डायरेक्टर सुभाष चंद्रा जी थे, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप था, तो इसलिए उनका वोटिंग मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन NCLT ने जब इस चीज को देखा तो यहां कंफ्यूजन ये पैदा हुआ इस लॉ और एक्ट के कारण कि हाँ जी इसे एसोसिएट्स माना जाए या नहीं माना जाए, यानी संबंध माना जाए या नहीं माना जाए। तो इसको अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो मैं आपको आसान और सरल भाषा में समझाता हूं कि कोई भी देनदार अगर किसी कंपनी में 50% से ज्यादा का स्टेक रखता है तो वो एसोसिएट्स के रूप में आ जाएगा। अगर कोई कंपनी यानी देनदार यानी जिसके ऊपर केस है वो अगर 50% से नीचे का वोटिंग राइट रखता है किसी भी कंपनी में तो वो देनदार में नहीं आएगा। लेकिन एक क्लाउज उसमें भी है। उसमें क्या क्लाउज है? उसमें एक ये पॉइंट ऐड है कि लेकिन 50% से कम हो, लेकिन अगर वो डायरेक्टर चुनने में अहम रोल निभाता है तो वो एसोसिएट्स कहलाएगा। अब सुभाष चंद्रा जी ने क्या किया कि जिन कंपनियों ने वोटिंग की है कि 6.5 करोड़ में हम संतुष्ट हैं और हम केस वापस लेने को तैयार हैं, तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि वो जो जितनी कंपनियां थी जिन्होंने वोट किया उसमें सुभाष चंद्रा जी ने अपने स्टैंड को इस तरह से रखा कि वो ना वोटिंग में सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टर्स के, और उनका वोटिंग जो राइट था वो 50% से नीचे था, यानी कि लॉ को उन्होंने मेंटेन कर लिया। अब लॉ को तो उन्होंने मेंटेन कर लिया जिस दिन ऑर्डर हुआ, जिस दिन वोटिंग हुआ, जिसके कारण नतीजा क्या हुआ कि 6.5 करोड़ पे सेटलमेंट हो गया। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस प्रकार कानून के लूप होल को एक तरह से प्लानिंग के तहत, यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए पहले लोग बैंकों का घोटाला करते थे और देश से बाहर चले जाते थे और भाग जाते थे, जैसे कि मेहुल चौकसी, जैसे कि आप विजय माल्या, जैसे कि नीरव मोदी, आप कई ऐसे नाम हैं आप देख सकते हैं। अब किस प्रकार के लोग समझदार हो गए हैं कि बैंकों का घोटाला तो कर रहे हैं, बैंकों का पैसा तो मार रहे हैं, कंपनियों का LLP का पैसा तो मार रहे हैं, लेकिन वो कानून के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं तो पहला सवाल कि 40,000 करोड़ जिस व्यक्ति के पास था और उसके पास अगर सिर्फ 22,000 करोड़ का गारंटी का एक अमाउंट आया है जो केस के रूप में था, तो वो 40,000 करोड़ का अमाउंट 32 करोड़ में कैसे तब्दील हो गया? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, जिस कंपनी ने वोटिंग किए 80% का, जिसके कि वो डायरेक्टर भी हैं कई कंपनियों में, उसमें उनका राइट कब से कम हुआ? केस के डलने के बाद या केस से कितने दिन पहले उनकी राइट्स उन्होंने कम किए या उन्होंने अपने शेयरिंग कम किए? सवाल नंबर 3, क्या इस कानून पर वापस, ध्यान देने वाली बात है, क्या इस कानून पर वापस से पुनर्विचार करते हुए 40,000 करोड़ से 32 करोड़ तक के फिगर को पिछले 10 या 15 साल का इंक्वायरी नहीं करवाना चाहिए कि ये लिक्विडेट कैसे हुआ? सवाल नंबर 4, क्या जो लोन लिया गया 22,006 करोड़ रुपए का, इस लोन के अमाउंट को कहां खर्च किया गया, किसे दिया गया, कहां लगाया गया? सवाल नंबर 5, बैंक ने जब लोन दिया और गारंटर के तौर पर इनके 40,000 करोड़ के नेटवर्थ को शो किया, तो क्या उसके बाद बैंक ने गारंटर के और कंपनी के सभी एसेट्स का टाइम टू टाइम ऑडिट करवाया या नहीं करवाया? यानी जितने भी बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक हो या NBFC हो या सरकारी बैंक हो या जितने भी क्रेडिटर थे, इन्होंने उस संपत्ति का जांच सालाना बेसिस पर करवाया कि नहीं करवाया? क्योंकि एक दिन में या एक साल में
पूरा 40,000 करोड़ 32 करोड़ में तो तब्दील नहीं हुआ होगा। हुआ क्या होगा, धीरे धीरे उन्होंने लिक्विडेट किया होगा। तो क्या अगर बैंक से कमी हुई है, अगर वो हर साल या हर 6 महीने पे उनके जितनी भी संपत्ति यानी 40,000 करोड़ के नेटवर्थ को अगर वो ऑडिट करवाते, उसकी जांच करवाते रहते, तो ये सिचुएशन नहीं आता। तो इन कमियों पर ध्यान देते हुए सरकार को ये चाहिए कि ये जो 22,000 करोड़ 6.5 करोड़ में सेटल हो रहा है, इस पर सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर पीएमएलए का मामला नहीं बनता है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से इसको नहीं जोड़ना चाहिए? क्या ये सही संदेश जा रहा है जनता के पास? जब कोई व्यक्ति एक छोटा सा बाइक या ई रिक्शा डिफॉल्ट करता है तो बैंक उसे लीगल नोटिस भेजकर उसे कोर्ट तक ले जाती है और कोर्ट तक ले जाकर उससे पैसे की वसूली करती है। ये 22,000 करोड़ 6.5 करोड़ में सेटल होना अपने आप में एक ताज्जुब और कानून के साथ खिलवाड़ और एक हंसी का पात्र के अलावा और कुछ नहीं है। और इस एनडीए सरकार को, इस बीजेपी सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि उनके कार्यशैली में, उनके शासनकाल में ये क्या हो रहा है कि जो लीगली क्राइम कर रहे हैं, लीगल तरीके से क्राइम कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष इसको जोर से शोर से उठाए और सत्ता पक्ष इस पर कार्रवाई करे, और उम्मीद करता हूं इस पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और कानूनी जो लूपहोल है उसे संसद से जरूर पास करना चाहिए। इसका अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए इस कानून का, क्योंकि कारण क्या है, इस एसोसिएट्स के खेल में ये जो सारा खेल हुआ है ये एसोसिएट्स के चक्कर में हुआ है। दूसरा, जो 40,000 करोड़ का 10 से 15 साल का ऑडिट जरूर होना चाहिए। ये पैसे पीछे से कितने आ रहे थे, लोन के टाइम में इनका नेटवर्थ कितना था, और जिस दिन इन्होंने 32 करोड़ रुपए का हलफनामा डाला है उस दिन तक ये पैसे गए कहां, ये पैसे कहां लुप्त हो गए, इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और कोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसकी इंक्वायरी के लिए सीबीआई इंक्वायरी या किसी भी संस्थान को या एसटीएफ मतलब बोलते हैं ना, इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच का ऑर्डर देना चाहिए था। खैर, उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेगी और कानून का इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।